हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की, जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस। और ये टॉपिक आपको मैंने दिखाया ही हुआ था इन दी यूनिट 1 सिलेबस। सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन इज़ अवर यूनिट 1। और इसका एक महत्वपूर्ण इवन दो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हम कर चुके हैं, और सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन द कैरियर गोल्स। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स। तो जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सेशन को अभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो सेशंस पहुंच पाएँ। ठीक है, तो आपके लाइक्स, आपके शेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सब्सक्राइब नहीं करने वालों, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जितने भी लोगों को अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, और डिस्कशन ग्रुप में अपने कमेंट्स या अपना कोई भी डिस्कशन आपको करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एक्टिव देयर, तो आपको आपके रिप्लाईज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ठीक है, अब ये जो स्कोप ऑफ दी सब्जेक्ट है ये मैं आपको बाद में कराऊंगे, छोटा टॉपिक है। पहले आप ये समझ जाइए कि कंपैरिजन विद दी अदर सोशल साइंसेस कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें एक सेशन की ज़रूरत और पड़ेगी ये स्कोप वगैरह समझने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा सेशन नंबर 11। ठीक है, तो वो 11th सेशन में आपकी ये पहले ही पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। जितने भी PYQ हैं सबसे पहले आप वो अटैम्प्ट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप लोग PYQs को करते रहें। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें आप कोशिश करें कि मैंने आपको कंटेंट इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि आप लोग 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के जो आंसर हैं वो आराम से लिख सकते हो। बस आपने करना क्या है, आपको ये देखना है कि 250 वर्ड्स में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जो मैंने आपको कम से कम 1000-1500 वर्ड्स में दी है। आपको कैसे लिखना है वो आपके ऊपर है। अगर हम एग्जैक्ट .250 वर्ड्स आपको कराएंगे तो सब बच्चों के जो आंसर्स हैं वो सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके लिखने का है। तो मीनिंग मैंने आपको करा दिया है, स्कोप अगले क्लास में हो जाएगा। एवोल्यूशन हो चुका है। सोशियोलॉजिकल थॉट्स का एवोल्यूशन ये मैं कल कराऊंगा। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक टॉपिक है उसके अंतर्गत। ठीक है, कंपैरिजन अमंग सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज ये हम आज ही करेंगे। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। सो लेट अस मूव ऑन। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कल सेशन नहीं हुआ था, उसका रीज़न यही है भैया कि आज जो आप सेशन देखने वाले हो ना, तो ये सेशन जो आप देखने वाले हो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब आप देखिए कि इतना कंटेंट आपको मिल रहा है तो उससे बड़ी क्या बात होगी। तो सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, सोशियोलॉजी क्या कहती है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से इनको अलग बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर साइंस के लिए ज़रूरी है। सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस से करोगे, सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी से करोगे, सोशियोलॉजी का एथिक्स से करोगे, सोशियोलॉजी का डेमोग्राफी से करोगे, जो कि कोई नहीं कराता है आपको। ठीक है, और जितनी भी सोशियोलॉजी का फ़िलासफ़ी से करोगे। ये मेजर सारी की सारी सोशल साइंसेज हैं जिनसे हमें सोशियोलॉजी का कंपैरिजन करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए दोनों के बारे में, फिर दोनों की सिमिलैरिटीज़, दोनों के डिफरेंसेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, अच्छा जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको फिर कैसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारी चीज़ों का अध्ययन। प्लस जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोड्यूस करके अपने घर में तो रखोगे नहीं, उसको ऑब्वियसली मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जो भी गुड्स हैं या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं
उनको किस तरीके से प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन सभी का अध्ययन है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर कई सारे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जब आप क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की किताब उठा के पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो पहले ही चैप्टर के अंदर आपको ये वेरिएबल्स बताए हुए हैं। ये वेरिएबल्स है जैसे कि आपका जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनका रिलेशन क्या है प्राइस के साथ में। ठीक है, फिर आपकी डिमांड कितनी है और डिमांड के हिसाब से आपकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मनी का फ्लो कैसा चल रहा है आपकी इकोनॉमी के अंतर्गत, इनपुट और आउटपुट के रेशियोज़ क्या हैं, कितना आपका इनपुट है कितना आपका आउटपुट है। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो जो हमारे ट्रेडिशनली पारंपरिक जो अर्थशास्त्र है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा है कि बेसिकली पारंपरिक अर्थशास्त्र के अंदर हम यही समझते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बाज़ार की जितनी भी जो हैं एक्टिविटीज़ हैं, बाज़ार इन द सेंस मार्केट, ठीक है, उसमें जैसे कि आपके गुड्स और सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी, उनका एलोकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से डिमांड है, सप्लाई कैसे जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के साथ में इसको रिलेट करने की, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इतना ही था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसमें देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। लेकिन जब हम बात कर रहेंगे सोसाइटी की, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अलावा इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसीलिए ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ये है कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना उस जगह की पॉलिटिक्स के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे कि आप अफ़गानिस्तान की देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी वहाँ की पॉलिटिक्स से कितनी ज़्यादा प्रभावित है, बाकी वहाँ की सोसाइटी से कितनी ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो किसी भी जगह की इकोनॉमी को विस्तृत होने के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ के पॉलिटिकल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह की इकोनॉमी को। अब आप जैसे कि साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर भाई बहुत बड़े बड़े जो हैं गोल्ड के काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे कितने सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे गोल्ड डायमंड की काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद में अफ्रीका की कितनी सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जो कि अभी भी क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर है। मैम जब इतना सोना इतना हीरा निकलता है तो भाई वो तो बहुत अमीर होने चाहिए। जैसे कि आपने जीटीबी पढ़ा होगा, ठीक है, घाना और ये बेनिन, टोगो, ये सब पढ़ा होगा। कोई गोल्ड कोस्ट है इसमें से, कोई आपका एक कोटेडी आइवरी है, वहाँ पे आइवरीज़ का बिज़नेस होता है। कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है आपके मिनरल्स और इतना ज़्यादा नेचुरल माइनिंग वगैरह से चीज़ें निकलती हैं नेचुरली, तो आप ये देखिए कि वो जगहों को तो बहुत ज़्यादा जो है क्या होना चाहिए, उन जगहों को क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, रिच होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं है? उसके पीछे का कारण है वहाँ की पॉलिटिक्स। ठीक है, वहाँ पर किस तरीके की पॉलिटिक्स है, किन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कौन सी कंट्रीज़ वहाँ पर जो है पहले कॉलोनीज़ बना के रही हैं। ठीक है, कौन जो है वहाँ के ट्रेड को कैप्चर किए हुए, इन्फ्लुएंस किए हुए है, काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो नीचे की 2 लाइन पढ़ रहे होंगे, क्यों तुमको 2 लाइन नीचे की क्यों पढ़नी है जब मैं तुमको यहाँ समझा रही हूँ, तो क्यों ऐसा करना है? ठीक है, तो मेजर उद्देश्य ये है, जितना भी आज की डेट का इकोनॉमिक एनालिसिस हम करते हैं उसके अंदर, कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, कौन से लॉज हैं जो कि इकोनॉमिक बिहेवियर को बनाते हैं, लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को बनाते हैं। जैसे मैंने ना कल एक मूवी देखी थी, मूवी या सीरीज़ कुछ तो था, ठीक है, हाँ, एक सीरीज़ है अवरोध करके। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है कि वो Z5 पे या किस पे, अवरोध करके एक सीरीज़ है। वहाँ पर एक डायलॉग था काफ़ी अच्छा कि अगर देश की इकोनॉमी को आपको बढ़ाना है तो आपको देश के अंदर डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, डिमांड इन दी सोसाइटी। तो कुछ भी ऐसा करो, वो सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट बढ़ा दो, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि लोगों के अंदर डिमांड जनरेट हो। जब लोगों के अंदर डिमांड जनरेट होगी तो लोग जो है पैसा इकोनॉमी के अंदर लगाएंगे, ऑब्वियसली पैसे को मतलब सामान खरीदने के लिए खर्च करेंगे, और जैसे ही वो पैसे को सामान खरीदने के लिए खर्च करेंगे, आपका जो 80% ऑफ मनी है वो जीएसटी के अंतर्गत और मतलब सारा इकोनॉमिक उसमें आ जाएगा,
स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, समझे। तो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पर सोशोलॉजिकल अप्रोच क्या है? सोशोलॉजिकल अप्रोच ये है कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसे जनरेट होगा। इकोनॉमिक बिहेवियर किस में जनरेट हो रहा है? सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी ही खरीदेगी ना, डिमांड जनरेट करोगे तो सोसाइटी के लोग, हम लोग, आप लोग खरीदेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक सोशोलॉजिकल अप्रोच है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, आप कैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, आपकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सोशल इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है। जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है, कॉरपोरेट सेक्टर के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो आपका डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, वो सब इस चीज़ से अवेयर होते हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। तो समझे कि नहीं, समाज उतना ही जो है बदलता है। अब जैसे कि एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है मैगी का, ठीक है। मैगी आज से बहुत पहले जो है भारत में आई थी, लेकिन उस टाइम पर या तो उतनी एड्स नहीं थी, और ऐड आती थी तो उतनी घरों में टीवीज़ नहीं थी, ठीक है, टेलीविज़न्स उतने ज़्यादा नहीं थे, रेडियो पे सिर्फ आकाशवाणी एक चैनल आता था, उतने ज़्यादा मतलब एफएम रेनबो और ये सब चीज़ें नहीं थी। जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी, एडवर्टीज़मेंट बढ़ा, टीवी बढ़ी, तो टीवी के माध्यम से लोगों ने घरों में देखा। और मैगी का कंजम्पशन आप आज की डेट में जाके देखो कि पहाड़ों में जहाँ पर लोगों के लिए, लोगों के, पहाड़ी लोगों की लाइफ के बेसिक नीड्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, दुनिया भर की सारी चीज़ें पहुँची हुई हैं। यानी कि लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न, लोग कैसे, लोग भाई पहाड़ी लोग तो मैगी खाते नहीं ना रोज़, हम जैसे तुम जैसे लोग जाते तो उनको पता है कि हाँ भाई नीचे से प्लेन से एक पागल उठ के आएगा और उसको आके ऊपर मैगी खानी है, ठीक है। वो मैगी जो नीचे 10 रुपये की, 15 रुपये की आपको ख़रीद के मिल जाती है, वही मैगी उसको 50 रुपये में, 100 रुपये में खानी है ऊपर आके। और नीचे घर में उसको मम्मी कहती है कि बेटा कुछ नहीं आज बना है तो एक काम कर मैगी बना दूँ, तो नीचे उसको कहना है कि नहीं मेरा नहीं, क्या मैगी खा के, मेरे को नहीं खानी मैगी। वही व्यक्ति को लद्दाख में जाके मैगी खानी है। तो आप समझ रहे हैं लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसी हमारी सोसाइटी है जो कि इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ट्रेंड जो है, अब जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको एक इनके बीच का लिंक समझा दिया है। ट्रेंड ये कहते हैं कि जैसे कि आप फेमिनिस्ट इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो फेमिनिस्ट है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैम फेमिनिस्ट इकोनॉमी मतलब कि आप देखिए 50% तो नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि 75% एडवर्टीज़मेंट में फ़ीमेल्स ही होती हैं, ठीक है। 75% एडवर्टीज़मेंट में फ़ीमेल्स होती हैं। फ़ीमेल्स नमक बेच रहे हैं तो फीमेल्स बेच रही हैं, ठीक है। टॉयलेट क्लीनिंग में हमने देखा कि हाँ बड़े बड़े हीरो आए, ठीक है, एक्टर्स आए, लेकिन आप देखिए कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि फीमेल्स आर दी मेन कैरेक्टर ऑफ, सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो वो फोकस में है। ड्राइंग इन जेंडर एज अ सेंटर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको भी पता है कि फीमेल जो है सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजिंग, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। जेंडर एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है कि हम जो है हमेशा ये देखते हैं कि हाउस होल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, होम इज़ लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जितना भी घर में किस तरीके का काम हो रहा है, हाउ वर्क इन द होम इज़ लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी आउटसाइड, ठीक है। अगर शर्ट पे अच्छा आपने डिटर्जेंट नहीं लगाया है तो ऑफिस में जो है क्या होगा, पति या मतलब बच्चे की क्या होगी, बुराई होगी। अगर आप, या मतलब लोग उसको अलग तरीके से देखेंगे, अगर आप उजाला से धुले हुए कपड़े पहन के जा रहे हैं तो भले ही आपका रिज्यूम देख के आपको नौकरी न मिले, लेकिन आपको आपकी सफ़ेदी की चमकान से नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। तो हाउ वर्क इन द होम इज़ लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी आउटसाइड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर फोकस्ड है। अब जो स्कोप है इकोनॉमिक्स का क्या है? इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है। इकोनॉमिक्स का स्कोप है कि एक व्यवस्थित तरीके से, हाईली फोकस तरीके से डेवलपमेंट को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। वहीं सोशोलॉजिस्ट बात करते हैं, सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट फॉर द प्रिसीजन, सोशोलॉजिस्ट जो हैं एनवी का मतलब होता है एक तरीके की जलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी, बट हाँ मतलब क्रिटिसाइज करना वैसे आप कह सकते हो। सोशोलॉजिस्ट ऑफन एनवी द इकोनॉमिस्ट फॉर द प्रिसीजन ऑफ देयर टर्मिनोलॉजी
एंड द एग्जैक्टनेस ऑफ देयर मीजर्स। हाँ, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। जीडीपी, एनएनपी, दुनिया भर की जो है टर्मिनोलॉजी है, एग्जैक्टनेस है, फॉर्मूले हैं, जबकि सोशियोलॉजी में थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है। और जो एबिलिटी है टू ट्रांसलेट द रिजल्ट ऑफ देयर थियोरेटिकल वर्क इनटू प्रैक्टिकल सजेशन, वो इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा है। कोई भी थ्योरी है उसको ट्रांसलेट करना वाया दी मीजर्स, वाया दी एनालिसिस, वो ज़्यादा है। आपने काफ़ी सारे ग्राफ पढ़े होंगे इन दी इकोनॉमिक्स। इस सब के बाद भी, और इसी से क्या होता है, इसी से हमारी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में इस सब के बाद भी इकोनॉमी की जितनी भी प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं वो कहाँ आके फेल हो जाती हैं या फिर कहाँ आके सफ़र करती हैं? ये सफ़र करती हैं जब ये नेगलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके कल्चरल नॉर्म्स को, उसके इंस्टीट्यूशन रेजिस्टेंस को, जिनका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ एक सोशियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। समझे? जैसे एक तनिष्क का ऐड आया था, आपको याद है किस तरीके से करंट अफेयर्स को रिलेट करते हैं हम लोग विद दी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। आपको याद है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर तनिष्क का एक ऐड आया था जिसको लेके काफ़ी बवाल मच गया था। समझे कि नहीं समझे? याद है? अभी रिसेंटली इसी साल एक और एडवर्टीजमेंट आया अक्षय कुमार से रिलेटेड जिसको लेके बवाल मच गया। क्या, कैसे रिलेटेड है मैम ये सोशियोलॉजी से? क्योंकि सोशियोलॉजी में हम किसी को अपना, मतलब सोसाइटी के अंदर जब हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो हो सकता है कि अगर हम उस रोल मॉडल को किसी ऐसी जगह पर देखें तो वो रोल मॉडल, मतलब विमल वालों ने सोचा होगा कि भाई अक्षय कुमार को लेके आएंगे तो हमें और ज़्यादा जो है कंज्यूमर बेस और मिलेगा। 3 बड़े चेहरे, ठीक है, 3 बड़े चेहरे। अब आप समझिए कि यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई? अगले ही कुछ दिनों में जो है वापस अपना नाम लेना पड़ा। क्या है ये? सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस है ना भाई। पहले 2 एक्टर्स के टाइम पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है उनका सोसाइटी के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस ना हो इतना पॉजिटिव, या मतलब जिस तरीके से लोग एक तीसरे व्यक्ति को देखते हैं पहले 2 व्यक्तियों को ना देखते हों, ठीक है। तो नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, और दूसरा कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, कल्चर के क्या नॉर्म्स हैं, किसी इंस्टीट्यूशन की रेजिस्टेंस वगैरह जो हमें पढ़नी होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के पहले, तो वहाँ पे हम सोशियोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, ना कि इकोनॉमिस्ट की। ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है पियरे बोर्डियो। पियरे बोर्डियो ने 1998 में लिखा, क्या लिखा इन्होंने, कि एक ट्रू इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, कोई भी सबसे बढ़िया इकोनॉमिक साइंस, एक सच्ची इकोनॉमिक साइंस, वो क्या करेगी, वो देखेगी एट ऑल द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली एट द कॉस्ट दैट कॉरपोरेशंस आर कंसर्न्ड विद। तो वो इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट को देखेंगे, ना कि कोऑपरेशन के एस्पेक्ट को, कॉरपोरेशंस के एस्पेक्ट्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे वो? जैसे कि क्राइम देखेंगे, सुसाइड्स देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी में आपकी कोई पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो वो जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग आ रही है, ऑनलाइन गेमिंग से पैसा तो जनरेट हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग से क्राइम्स भी हो रहे हैं। आपने सुना था लखनऊ की एक रीसेंट खबर, उसको आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। लखनऊ में लास्ट टू लास्ट मंथ लखनऊ में एक बेटे ने अपनी माँ को मार डाला जस्ट बिकॉज कि वो अपने बेटे के लिए ऑनलाइन गेमिंग वो खेलता था और उसके लिए घर का वाईफाई रिचार्ज नहीं करवा रहे थे। एंड घर में आई थिंक वो पुलिस वाले का बेटा था, आई थिंक, मुझे याद नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसके घर में एक रिवॉल्वर थी, उसने उसी रिवॉल्वर से अपनी माँ को मार डाला। तो वी नीड टू पुट फॉर, और ऐसे में हमको सोशियोलॉजी पढ़ने की, सोसाइटी पढ़ने की, साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत होती है। वी नीड टू पुट फॉरवर्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर हमें इकोनॉमिक्स और ऑफ हैप्पीनेस लेके आनी है तो हमें सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। हमको प्रॉफिट्स तो चाहिए ही, हमको इंडिविजुअल और कलेक्टिव, मटीरियल और सिम्बॉलिक, हर चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा जो कि किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जो भी हमारे मटेरियल या सिंबॉलिक कॉस्ट हैं, अब ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन वगैरह में, ठीक है। सिंबॉलिक का मतलब क्या है, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है हर चीज़ का। और एसोसिएटेड विद द इनएक्टिविटी एंड प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट,
जैसे कि कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन में आप अगर देखें तो फ्रांस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है फॉर द यूज़ ऑफ ट्रांसक्विलिजर्स। अब ये ट्रांसक्विलिजर्स क्या हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, फ्रांस का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्रांसक्विलिजर्स का, क्या है ये? तो ट्रांसक्विलाइजिंग का मतलब होता है आग बुझाने के लिए कुछ एक्सटिंक्शरों का के अंदर जो भरे हुए पदार्थ है ना, यूज़ ऑफ ट्रांसक्विलाइजर्स, जो आप एक्सटिंग्विशर में डालते हैं, ठीक है, जब आप फायर को रोकते हैं, तो उसमें कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास में फॉर द यूज़ ऑफ ट्रांसक्विलाइजर्स। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ये इनका क्या है, ये समाज को देखते हुए, क्यों? क्योंकि फ्रांस में मैम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी, ठीक है, समाज में फ्रांस के, वाई फ्रांस होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ट्रांसक्विलाइजर्स? बता सकते हैं आप? हाँ भाई, क्योंकि फ्रांस के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी होटल इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई एक होटल था, वहाँ पर फायर लग गई, ठीक है, वहाँ पर फायर हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पे। और फ्रांस के अंदर आपको पता ही है, लेटेस्ट गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है फ्रांस के अंदर, ठीक है, 2016 का लास्ट है वो, उसके बाद अभी तक बना नहीं है। फ्रांस के लाइट अप लॉन्ग आफ्टर द सोशल फैन लीव, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के विपरीत सोशियोलॉजी कोई टेक्निकल सॉल्यूशन तो नहीं दे पाता, ये बात तो सच है, मानने वाली है। लेकिन सोशियोलॉजी किसी भी प्रॉब्लम के पीछे, किसी भी प्रॉब्लम के पीछे अगर सोसाइटी जिससे रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटल कंजम्पशन होगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, तो उनके पीछे के जो कारण हैं, उनके जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हैं, उनको जो है सोशियोलॉजी क्या करता है, क्वेश्चन करता है, समझे? उनको सोशियोलॉजी जो है बेटा क्वेश्चन करता है। यहाँ पे हमको इतनी चीज़ समझ में आ गई, सोशियोलॉजी एक डिस्कशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हमारे गिवन गोल का। और इसके अलावा सोशियोलॉजी जो है हमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी भी बताता है कि किसी गोल की या फिर किसी भी मतलब किसी भी एस्पेक्ट की जो हम अचीव करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, उसमें क्या सोशल डिज़ायरेबिलिटी है। अब एक आर्टिकल आया था सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, यूनिटरी बजट में, ठीक है, और ये आर्टिकल था आपका द बजट्स ब्लड सोशल सेक्टर विजन। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है, दिखा सकते हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, एक सेकंड में अभी दिखाते हूँ। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मैंने आपके सोशियोलॉजी के ही ग्रुप में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एक सेकंड रुक जाइए। जो आप कहते हैं ना कि किस तरीके से एनालाइज करें, तो भैया इस तरीके से एनालाइज करो। चलिए, अभी मिल नहीं रहा है, अभी तक आया नहीं है, या तो यहाँ पे, या फिर रिफ्रेश कैसे होता है ये, कंट्रोल आर, नहीं, लेट मी रिफ्रेश इट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आने दो, फिर मैं बताती हूँ, देखने दो, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है हमको क्लियर और मोर एडिकेट अंडरस्टैंडिंग किसी भी सोशल सिचुएशन की, ठीक है। सोशल सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो पहले नहीं थी, देन एग्जिस्टेड बिफोर, हो सकता है कोई नई सोशल सिचुएशन जनरेट हो गई है, ठीक है, उस सोशल सिचुएशन का भी हमको हो सकता है कि सोशियोलॉजी ही
जवाब दे, क्योंकि उसके अलावा हो सकता है और कोई जवाब नहीं हमको नहीं दे पाए। कहाँ चला गया यार, मिल ही नहीं रहा है। लेट मी अपलोड इट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा चलिए पढ़ लेते पहले। सोशियोलॉजी हमें फैक्चुअल लेवल का नॉलेज तो देती ही है, साथ ही साथ सोशियोलॉजी हमें ट्राई करती है कि हमारी नॉलेज बढ़ाए, हमारी पहुंच बढ़ाए, ग्रेस्पिंग बढ़ाए टुवर्ड्स एनी सेंसिटिव मैटर, कि क्यों कोई चीज़ हो रही है, वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है, वाई समथिंग इज़ हैपनिंग। सोशियोलॉजी हमें ये भी जो है पढ़ने के लिए बताती है। समझे आप कि नहीं समझे? और अगर नहीं समझे तो सोशियोलॉजी के लिए हमें इकोनॉमिक एनालिसिस होना तो ज़रूरी है ही किसी भी इकोनॉमिक के अंदर, लेकिन कोई भी इकोनॉमी के अंदर हम एक प्रिसाइज लॉ ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर जब देखते हैं तो वो हम सोशियोलॉजी के मदद से ही देख पाते हैं, ठीक है। तभी हम समझ पाते हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। कोई कंजम्पशन, कोई चीज़ आप मार्केट में उतार रहे हो तो वो कंजम्पशन के लिए है या नहीं है, ठीक है, या उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पब्लिक पॉलिसी आपकी तभी बन पाती है। सोशियोलॉजी जो है क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? सोशियोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। अब यहाँ तो आ ही गया होगा, इसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा? ये रहा, ठीक है, ये आया था, इसको देखो। सिलेबस टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यूनियन बजट, सोसाइटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, सबसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। द बजट, ब्लड, सोशल सेक्टर विज़न। अब इनको तुम ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स को। बजट भी है, बजट मतलब इकोनॉमिक्स आ गया, और सोशल सेक्टर यानी कि सोसाइटी आ गया। अब इनको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी बात कही थी, यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम की भी बात कही थी, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे यूनियन बजट और सोसाइटी तो रिलेटेड है ही। इंडिया का कॉशियस अडॉप्शन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यही मैं आपको बता रही हूँ कि सोशियोलॉजी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पे हमको समझना चाहिए कि हम सोशियोलॉजी के माध्यम से इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स की कोई पॉलिसी के लिए क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल का बिहेवियर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लिंक वगैरह भी मैं आपको सब दे दूँगी। ये सिलेबस टॉपिक सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से हमको मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे पढ़ेंगे तभी जाके आपका काम बन पाएगा। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो अब आप कहेंगे मैम ये तो आप टॉपिक पढ़ा रही हैं इसीलिए आप हमको कह रही हैं कि ये पढ़ लो, क्योंकि अब हम ये पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आप सिलेबस उठाओगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, ठीक है, और उनमें ऐसे आर्टिकल्स देखोगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। भले ही अभी आपको वो समझ आता है या नहीं आता कि कैसे सोशियोलॉजी से रिलेट करना है, लेकिन उसको आप मार्क कर लो, उसको आप लिख लो एक कॉपी के ऊपर, ठीक है। एक कॉपी के ऊपर लिख लो कि भैया अच्छा ये आर्टिकल है, इस तारीख का है और इस पेज नंबर पे है, ठीक है, चाहे वो हिंदू का हो या किसी का भी हो। जिस दिन मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस के अंदर, उस दिन मैं वापस से इस आर्टिकल को पढ़ूंगा, ठीक है, तब मुझे समझ में आएगा कि क्या लिंक है। जैसे अभी लास्ट ईयर के ही अभी अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर आपकी हाई कोर्ट ने बोला है कि मैरिटल रेप को लेकर एक फैसला आया। मैरिटल रेप के बारे में आप जानते होंगे कि ये लगातार चर्चा में बना ही रहता है, ठीक है। इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं, और वो क्वेश्चन आए हैं मैरिज एंड सोसाइटी नाम के एक यूनिट से, ठीक है। मैरिज एंड सोसाइटी फैमिली इंस्टीट्यूशन है आपका, समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आपको करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी क्या दे रहा है मैम। सोशियोलॉजी तो हमको क्वेश्चनिंग की पावर दे रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी हम क्या क्या दे रहा है? क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करा रहा है सोशियोलॉजी हमको, ठीक है। सोशियोलॉजी हमको सोशल डिज़ायरेबिलिटी दे रहा है कि कितना कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ायरेबल है समाज के अंदर, ठीक है। सोशियोलॉजी हमको इंटरकनेक्शन दे रहा है, सोशियोलॉजी हमको इंटरकनेक्शन दे रहा है, कनेक्ट करके देता है बिटवीन द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल सिस्टम, कल्चर, इन सब के बीच का, ठीक है, रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी हमें बताता है कि पेट्रियार्की एज अ सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, और इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली मेल्स आर मोर एक्टिव इन द इकोनॉमी, और पेट्रियार्की इसी से हमें पता चलती है कि वाई मेल्स आर मोर एक्टिव
in the economy because there is a patriarchy as a set of social institution. ठीक है, हमें डायरेक्ट लिंक मिलता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन द वेस्टर्न यूरोप. अब ये किसकी दी गई देन है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है, एंड राइज इन कैपिटलिज्म. कौन बताएगा इसके बारे में? ठीक है, इसके बारे में हमको मैक्स वेबर बताते हैं, कार्ल मार्क्स बताते हैं. ठीक है, बहुत सारे सोशियोलॉजिकल वर्क्स हैं जो कि जनरल फीचर बताते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का भी, और यहीं से हमें सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस हमको पढ़ना होता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई कि अमंग द जितनी भी जनरल स्टडीज़ हैं उन सब के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, ठीक है, ये दो सोशियोलॉजिस्ट ने हमको बहुत अच्छे से बताया है. ठीक है, दोनों ही सोशियोलॉजिस्ट हैं और सोशियोलॉजिकली माइंड इकोनॉमिस्ट भी हैं. ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का द कैपिटल, ये बुक हमें बताती है द कैपिटल किस तरीके से सोसाइटी और इकोनॉमिक्स आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, मैक्स वेबर की राइटिंग है कैपिटलिस्ट के ऊपर, ये भी हमको बताती हैं. J.A. हॉब्सन, इनकी भी एक राइटिंग द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. ठीक है, कि इम्पीरियलिज्म के बढ़ते के साथ साथ किस तरीके से मॉडर्न कैपिटलिज्म, आधुनिक पूंजीवाद का शुरुआत हुआ, एवोल्यूशन हुआ. J.K. गालब्रेथ, इनमें से भाई कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर तो याद रखना ही है, उसके अलावा जितने याद रख पाओ उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. अमेरिकन, रट्टा नहीं मारना है कि आज जो है मैं दुनिया उड़ा दूंगा, साफ करा दूंगा, बहा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, पढ़ना है रिपीटेडली और जितना ज़्यादा याद रख सको उतना ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि इस सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या लिख के आना है, आपने तो दुनिया भर के नोट्स दे दिए, तो ये जो डिफरेंसेस वाली स्लाइड है ये पूरी याद करनी है. ठीक है, ये पूरी याद करनी है. इसमें 7 डिफरेंसेस हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 5 है, किसी में 2 ही हैं. ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है भाई, तो यहाँ पर इन्होंने अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड द एफ्लुएंट सोसाइटी लिखा. इसके बाद में रेमंड्स फर्थ की एक किताब है जहाँ पर उन्होंने प्रिमिटिव पॉलिनेशियन इकोनॉमी लिखा. ठीक है, और द गिफ्ट नाम की एक बुक लिखी गई. तो ये सारी चीज़ें हैं कि सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का इन दी सोसाइटी. पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं उनकी काफ़ी स्टडी करी है, जैसे कि प्रॉपर्टी सिस्टम क्या हो सकता है. ठीक है, प्रॉपर्टी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर आप करोगे तो ये तो डर्खाइम की बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में के अंतर्गत प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल और एम्पिरिकल वर्क मिलेंगे आपको जो कि हमको बताते हैं कि इकोनॉमी के फीचर क्या हैं और लेबर मार्केट, जो लेबर इंटेंसिव मार्केट होता है उसके अंदर किस तरीके की मेंटलिटी के साथ में किस तरीके की प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, अगर इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उनका जो समाधान है ये भी आपको सोशियोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं. क्या किसी प्रेशर ग्रुप का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रेड यूनियंस को, ये सब कुछ जो है. ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वर्कर्स की आवाज़ भी सुननी चाहिए और उनके लिए कोई ना कोई तो उनका लीडर होना चाहिए. वर्कर्स की आवाज़, वर्कर्स कौन है? वर्कर्स ही सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं ना, सोसाइटी का पार्ट है कि नहीं है. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर क्या रोल है उनका एनालाइज करना, एंटरप्रेन्योर्स का, फर्म्स का, कॉर्पोरेट बिहेवियर, जितनी भी ये चीज़ें हैं, कंज्यूमर बिहेवियरिज्म यानी कि टोटल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यहाँ पर ये पूरी की पूरी सोशियोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वर्क एंड द वर्क इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी. अब हम आगे बात करें, लेकिन देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है. ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स वैसे तो ये कहने को काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं. ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ जी ये क्लोजली रिलेटेड तो हैं. ठीक है, लेकिन ये अलग अलग भी हैं. ठीक है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से फिर भी हम रहते हैं खफा खफा. लेकिन हाउएवर दे केम क्लोजर टुगेदर अगेन इन द रीसेंट ईयर्स में जहां हमने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देखा है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का इन द इकोनॉमिक स्टडीज़, हमने ये भी देखा है कि लेकिन इसके बावजूद कुछ चेंज इकोनॉमिक्स के अंदर भी आए हैं. ठीक है, पहला शिफ्ट हमको देखने के लिए मिला मार्केट की मैकेनिज्म के अंदर. इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस आए हैं? पहला शिफ्ट हमको देखने को मिला मार्केट किस तरीके से चल रहा है.
ठीक है, किस तरीके से टोटल नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम को हम काउंट करने लगे हैं, किस तरीके से इकोनॉमिस्ट लोगों को इसने लीड किया है टू एन एग्जामिनेशन ऑफ सोशल फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आप ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन इकोनॉमी, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं किस तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन्स, इस पे रिसेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों के, इकोनॉमिस्ट लोगों के, इवन सोशलॉजिस्ट लोगों के काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे आर्टिकल्स देखे हैं, एनालिसिस देखी है, थ्योरीज देखी हैं, जहाँ पर इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं सोशलॉजिस्ट लोगों के साथ में कोलैबोरेट करके क्या करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे बहुत ही बेहतरीन सोशलॉजिस्ट हैं टैलकट पर्सन। टैलकट पर्सन ने क्या किया, इन्होंने जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया इन दी एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने एक जनरल थ्योरी बनाई, जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस इन सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटीज़, कि जो सोशल एक्शंस होते हैं उनके पीछे क्या किस तरीके की इकोनॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो इकोनॉमिक मॉडल्स इन सोशियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है बाय दी अदर इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि दो अलग ब्रांच हैं जहाँ पर एक दूसरे की चीज़ों को समझने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी है। लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है सोसाइटी की और सोशल रिलेशनशिप की, जबकि इकोनॉमिक्स एक साइंस है किसकी, साइंस ऑफ वेल्थ इसको कहते हैं। सोशियोलॉजी बहुत ही यंगर साइंस है, जबकि अर्थशास्त्र काफ़ी ज़्यादा पुराना है। सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट मीजर्स नहीं हैं। जबकि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ कॉन्क्रीट इन नेचर। सिंपल सी बात है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है बढ़ानी पड़ेगी, और अगर सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो तो क्या होगा, सिंपल से रिलेशन है, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, अगर सप्लाई उतनी है नहीं आपके पास में तो क्या होगा, कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे। कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्क्रीट ग्राफ्स हैं। सोशियोलॉजी एक जनरल सोशल साइंस है जो कि सोसाइटी एज अ होल पे इम्प्लीकेबल होती है, जबकि इकोनॉमिक्स जो है हर जगह की अलग अलग हो सकती है और इसके काफ़ी अलग अलग स्पेशल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ स्पेशल सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल सोशल साइंस। अब सोशियोलॉजी कंसर्न होती है सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन यानी कि इंडिविजुअल के साथ में, और इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन यानी कि इंडिविजुअल के साथ में एसोसिएटेड है। जबकि सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो सोसाइटी जो है यहाँ पर यूनिट ऑफ स्टडी बनता है। सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम जो है सोसाइटी की बात करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर मैन को हम जो है स्टडी, ये याद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम सोशियोलॉजी के अंदर तो इंडिविजुअल को होना चाहिए, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली बेटा हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम डायरेक्टली एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंडिचर्स, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर मेथड्स काफ़ी अलग हैं, इनकी टेक्निक्स काफ़ी अलग हैं स्टडी और एनालिसिस करने की। तो ये 7 चीज़ें हैं जो इनके डिफरेंस बताती हैं। बाकी की चीज़ें इनके जो पिछली चीज़ें हैं वो इनके रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस बताती हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी सोशल साइंस के ऊपर, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इतना अगर समझ में आ गया हो तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो आप मुझे एक थम्स अप दें और बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की। तो जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स के केस में देखा था, अब देखो ये सारे नोट्स बनाने में ना दिन रात की मेहनत लग जाती है, ठीक है, इसीलिए कल का सेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि तुमको अगर मेहनत कम करनी है तो मुझे तुमसे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रही हूँ कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। मुझे पता है कि कौन कौन जो है इसको लाइव में देखता है यानी कि प्रीमियर्ड में देखता है, ठीक है। अब किसी दिन मेरा फिर गया दिमाग, तो जो तुमको नोट्स मिल रहे हैं वो सबको नहीं मिलेंगे, वो फिर उन्हीं को मिलेंगे जो कि लाइव प्रीमियर में क्लास कर रहा है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं
ठीक है, क्योंकि वन फॉर ऑल फॉर वन वो वाली चीज़ है मेरी। तो मेरी कोशिश ये है कि तुमको जितने भी, मतलब मैंने पहले भी फ्री पढ़ाया है और अभी भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कुछ उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तुम लोगों का अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत है, ऊपर वाला देख रहा है, वो देगा जो भी देगा, ठीक है। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, ठीक है। एज इन द तुम सबकी दुआएं मुझे मिलेंगी तो शायद मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा, उतना ही बहुत है। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के केस में क्या करते हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीज्ड इंटरेक्शन, काफ़ी ज़्यादा मेथड्स, काफ़ी अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के केस के अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स और काफ़ी इंटरेक्शन है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच का। अब जैसे कि हमने पहले बात करी थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की, वैसे ही हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि या फिर कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस, ये इसके अंदर शुरुआत में दो ही एलिमेंट होते थे। जैसे कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी में एक ही एलिमेंट था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी PSIR वाले ऑप्शनल वाले हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। एक दूसरा गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। अब कोई भी ब्रांच जो है, दोनों के बीच में पॉलिटिकल बिहेवियर का नीदर ब्रांच इन्वॉल्व एक्सटेंसिव पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे थे कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ना ही सोशियोलॉजी के अंदर हम पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करते हैं। तो दोनों में ही जो है हम कोई एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर हम पॉलिटिकल बिहेवियर की बात नहीं करते। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो फोकस करता है आपके थिंकर्स के आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि प्लेटो ने क्या बोला और मार्क्स ने क्या बोला, प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक क्या कह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज़ क्या हैं। जबकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात करें, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये डील करता है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रादर देन इट्स एक्चुअल ऑपरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट कर रही है वो एक अलग चीज़ है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किस तरीके का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसी है, पैरेलल कैसी है, ठीक है, आपकी हायरार्की कैसी है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देखने की बात है, बेसिक सी। अब बात करते हैं, ये तो हो गई तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस। बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी सबको पता है, सोशियोलॉजी इज़ डिवोटेड टू आज से मतलब आप देखिए लेक्चर 1 से लेके लेक्चर जो भी हमारा लास्ट होगा, सोशियोलॉजी की इतनी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, आप कुछ भी लिख सकते हो। सोशियोलॉजी इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जबकि जो हमारा कन्वेंशनल यानी कि पुराना पॉलिटिकल साइंस है वो अपने आप को सीमित रखता है मेनली टू द स्टडी ऑफ पावर एज एम्बॉडीड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ पावर की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी जोर देता है, स्ट्रेस देता है इंटर रिलेशनशिप्स पे, ठीक है, बिटवीन दी सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट भी है भाई। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एन सोशल इंस्टीट्यूशन, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित करती है टूवर्ड्स द प्रोसेस विद इन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट आ रही है, वो चीज़ वो काम जो है देखना सोशियोलॉजी का काम है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है वो काम देखना पॉलिटिकल साइंस का काम है। हाउएवर इस सब के बाद सोशियोलॉजी जो है शेयर करती है काफ़ी सारे रिसर्च और विद द पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको सोशियोलॉजी के अंदर भी मिलेगी, सेम थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ किया गया है लेकिन दूसरे तरीके से। मैक्स वेबर की थ्योरी आपको यहाँ पर भी मिलेगी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नाम का एक उनका वर्क है, लिटरेचर है आप कह सकते हैं, एक उनकी रिसर्च है, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, उसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर भी यूज़ करते हैं। फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है क्या है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे। ये कन्वेंशनल की बात करी थी हमने, अब धीरे धीरे जो हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का फोकस क्या है, यहाँ पहली बार हम पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जो किसने करी, मैक्स वेबर ने करी, ठीक है। पहले जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस थी उसमें हम क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। क्या सोशियोलॉजी के अंदर कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्होंने एक नया रिसर्च किया जिसका नाम ही दिया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। रीसेंट इंडियन इलेक्शंस में ही अगर आप देख लो
रिसेंट इंडियन इलेक्शंस के अंदर वन हैज़ सीन द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पैटर्न ऑफ वोटिंग। हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल पैटर्न ऑफ वोटिंग है? हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है कि नहीं होती है? और ये कास्ट किसका हिस्सा है? सोसाइटी का हिस्सा है कि नहीं हिस्सा है? तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी? पॉलिटिकल बिहेवियर यहाँ पर देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? स्टडीज़ ये भी कंडक्ट करी गई हैं कि मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग उसके मेंबर हैं। अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दलितों के लिए है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मेंबर जो हैं दलित मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की एक पार्टी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर मुस्लिम हितों की बात करती है तो वहाँ पे आपको मुस्लिम ही ज़्यादा मिलेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर इट इज़ ऑल वैलिड, ठीक है। डेमोक्रेसी में हम एक ही चीज़ देखते हैं, क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। तो अगर ये लीगल है तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल बिहेवियर इतना ही है। अब अगर आप देखिए कि अगर हम आपकी गवर्नमेंट वाली जो पार्टी अपनी, ठीक है, जिस पार्टी सत्तारूढ़ जो अपनी पार्टी है उस पार्टी की बात करें तो फिर हम वहाँ पर एक ही चीज़ आजकल मुद्दा जैसे उठता है कि भाई आपने मुस्लिम्स को कितने जो हैं मिनिस्ट्रीज़ दी हैं, ठीक है, आपने कितने जो हैं मिनिस्टर्स जो हैं अपने राज्यसभा में भेजें किस तरीके से। तो आप वो देखिए कि वहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल बिहेवियर दिखेगा। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ये भी जो है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्रपति जी के जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ में एक महिला जो कि अपने आप में दलित हैं और अपने आप में ट्राइबल है। आप देखिए ना, एक तीर से आपने 2 शिकार देखे होंगे, एक तीर से 3 शिकार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और सोशियोलॉजिकल रीज़न है कि नहीं है उसमें? बिल्कुल है। उसमें पॉलिटिकल रीज़न है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन सारी चीज़ों को। सोशियोलॉजिकल रीजंस होते हैं सपोर्ट करने के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और जेंडर का रोल तो पॉलिटिक्स में बहुत ही उम्दा है, आपको पता ही है, ठीक है। जेंडर का रोल कितना ज़्यादा है। हमारी तत्कालीन जो मतलब जो हमारे प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव के, ठीक है, तो उसमें भी आप देख ही रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बात करते हैं डिफरेंसेस क्या हैं, फिर जल्दी फटाफट से देख लेते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा। सोशियोलॉजी एक साइंस है जहाँ पे हम सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, ये तो आपको हर एक में यही लिखना है। जबकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम स्टेट और गवर्नमेंट की साइंस है। तो मैंने ये लाइन वाइज लिखा है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड सोशियोलॉजी लिख सकते हैं और एक साइड पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्ड्स भी बच जाएंगे और थोड़ा अलग तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लिख सकते हो। स्कोप की बात करें, मतलब आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आप आस्पेक्ट डालेंगे, इधर आप सोशियोलॉजी लिखेंगे, इधर आप जो है पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे साइंस ऑफ, ठीक है, ये सोसाइटी की साइंस है, ये स्टेट एंड गवर्नमेंट की साइंस है। इधर लिखेंगे आप स्कोप, तो स्कोप में लिखेंगे कि सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो है यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये एक जनरल साइंस है और पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशल साइंस है जैसे कि इकोनॉमिक्स थी। इसके बाद आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, ठीक है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सोशियोलॉजी जो है स्टडी करती है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी की, मतलब कहने का मतलब है किसी भी तरीके की सोसाइटी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो। जबकि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है, मतलब आप यहाँ पे स्टडी लिखेंगे, इट स्टडीज़, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओनली एंड ओनली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन की, जबकि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन की, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, सोशियोलॉजी एक न्यू और यंग साइंस है, जबकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही पुरानी साइंस है, लाइक इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी स्टडी करती है मैन एज अ सोशल एनिमल, जबकि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल। बहुत ही ईजी है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडी करती है फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस को, जबकि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर्मल को करेगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कर रही है तो इसमें इनफॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं है।
सोशियोलॉजी एनालाइज कर रही है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हर तरीके की एक्टिविटी को जो समाज में सामने से दिख रही हैं कि हो रही हैं, और जो दिख भी नहीं रही हैं, पीछे पीछे कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन उनके बाद में इफेक्ट दिख रहे हैं अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को, उनको भी करेंगी। जबकि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस को ही करेगा, अनकॉन्शियस इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज कुछ नहीं करेगा पॉलिटिकल साइंस। समझे कि नहीं समझे बिड़ू? सोशियोलॉजी डील करेगी ऑल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन को, जबकि पॉलिटिकल साइंस डील करेगी ओनली वन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन को, और इस एसोसिएशन का नाम स्टेट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ स्टेट को डील करेगी, जबकि सोशियोलॉजी हर तरीके के समाज को डील करेगी। ठीक है, समाज में जितने भी आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको डील करेगी। आगे चलते हैं, अब तीसरा साइंस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कंटेंट भी मिल रहा है। ठीक है, और आपको बेहतरीन जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको बता पाऊँ। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है आप सबको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस, ठीक है, ऑलमोस्ट एज अ रूल स्टडी ऑफ पास्ट, सबकी एक ही तरीका है पास्ट को स्टडी करने का। जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पास्ट को तो करते ही हैं, कैसे वाले पास्ट को? रीसेंट पास्ट को, हाल फिलहाल वाले पास्ट को। हिस्टोरियन जो हैं बरसों पुराने, सदियों पुराने पास्ट को स्टडी करते हैं, जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं रीसेंट पास्ट को स्टडी करते हैं और कंटेम्प्ररी यानी समकालीन जो अभी चल रहा है उसको करते हैं। हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस, ठीक है, ये क्या करते थे? ये डेलिनिएट करते थे एक्चुअल इवेंट्स को। ठीक है, हिस्टोरियंस अर्लियर वर कंटेंट टू डेलिनिएट द एक्चुअल इवेंट्स, ये बताते थे कि कोई चीज़ कैसे हुई, टू इस्टेब्लिश हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, हड़प्पा के अंदर क्या हुआ, मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या हुआ, इजिप्शियन सभ्यता में क्या हुआ, ठीक है, आपके गुप्त काल में क्या हुआ, दुनिया भर की चीज़ें, कोई चीज़ क्यों हुई, किसके क्या कारण थे, पॉलिटिकल कारण क्या थे, इकोनॉमिकल कारण क्या थे, सोसाइटल कल्चर कारण क्या थे, ठीक है, इसके दुनिया भर के कारण क्या थे। जबकि सोशियोलॉजी सिर्फ फोकस करती है, ठीक है, कि कैजुअल रिलेशनशिप क्या रही होंगी लोगों के बीच में। सोशियोलॉजी का एक ही फोकस है समाज के इंटर रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना और उनकी स्टडी करना। हिस्ट्री स्टडी करती है कंक्रीट डिटेल्स को, ठीक है, जिसमें कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट्स को हिस्ट्री जो है स्टडी करती है किसी भी चीज़ के। जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को जो है पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी और सोसाइटल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं फ्रॉम द कॉन्क्रीट रियलिटी। कैटेगराइज करते हैं उनको सोसाइटी के स्तर पर और जनरलाइज कर देते हैं। हिस्टोरियंस जो हैं आज की डेट में इक्वली इन्वॉल्व हैं इन डूइंग द सोशियोलॉजिकल मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन देयर एनालिसिस। आजकल हिस्टोरियंस भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को क्या कर रहे हैं? सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं अपनी जितनी भी स्टडीज़ हैं उनमें। कन्वेंशनल हिस्ट्री की बात करें, यानी कि पहले तरीके में हिस्ट्री का जो अध्ययन होता था, हिस्टोरिकल स्टडीज़ में पहले तरीके में हम क्या करते थे? पहले तरीके में अगर आप कन्वेंशनल हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज ओनली अबाउट द किंग्स एंड वॉर्स। ठीक है, इट वाज ओनली अबाउट द किंग्स एंड वॉर्स। हिस्ट्री ऑफ लेस ग्लैमरस और एक्साइटिंग इवेंट्स आर as changes in land relation or gender relation within the family have traditionally been less studied by the historians। पहले कोई भी हिस्टोरियन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था कि यहाँ पे समाज के अंदर पहले जेंडर रिलेशंस क्या थे, फैमिली एस्पेक्ट्स क्या थे, ठीक है, जो कम एक्साइटिंग इवेंट्स थी उनके बारे में कोई पढ़ता नहीं था। जैसे कि आपको पता रहेगा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो इंडिका के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ऐसा था समाज, वैसा था समाज, लेकिन इंडिका के अंदर जो मेगास्थनीज ने लिखा है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के बारे में लिखा है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो बहुत विस्तृत था। साम्राज्य के बाहर वाले हिस्सों में जो राजधानी के बाहर की जगह थी या दूरस्थ जगह थी, उन जगह क्या चल रहा था उसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया, ना मेगास्थनीज ने बताया, ना किसी और ने बताया है। तो कहने का मतलब है कि हर कोई जो ग्लैमरस चीज़ें थी, ग्लैमरस इवेंट्स हैं, वॉर्स हैं, किंग्स हैं, किंग की फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री है, इन सब के पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलते हैं उसको, उसके बारे में बताता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो हिस्ट्री है ना, ये सोशियोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट का कोर एरिया बन गई। आज की डेट में
हाउएवर हिस्ट्री इज़ फार मोर सोशोलॉजिकल एंड सोशल हिस्ट्री इज़ द स्टफ ऑफ हिस्ट्री। तो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट जो हैं हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वहीं पर आज की डेट में जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो सोशल हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं। सोशोलॉजिस्ट जो हैं आज की डेट में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हिस्टोरियंस आज की डेट में सोशल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशल हिस्ट्री यानी कि सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी सोसाइटी में विकास हुआ, उसका पतन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इट लुक्स एट सोशल पैटर्न, जेंडर रिलेशंस, मोर्स, कस्टम्स एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन अदर देन एक्ट ऑफ रूलर, वॉर एंड मोनार्की। तो आज की डेट में हिस्टोरियन जो हैं रूलर्स, वॉर और मोनार्की के अलावा इन सारी चीज़ों को, जो कि सोसाइटल पैटर्न्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका जो है संबंध है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच का। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एलेबोरेट करके दिया है, जैसे कि सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, आर सोशल डिसिप्लिन्स, ठीक है, दोनों ही। यहाँ पर अगर आपको कोई बोले सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जो हैं सोशल डिसिप्लिन्स हैं, एंड बोथ आर कंसर्न विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। इसीलिए बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड मोर और लेस कंसिडर्ड बाई सम थिंकर्स एज आइडेंटिकल स्टडीज़, ठीक है। सेम स्टडीज़ को थिंकर्स ने यहाँ पे यूज़ किया है दोनों ही चीज़ों के लिए। तो इट इज़ ऑफन पॉइंटेड आउट दैट बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज़ हिस्टोरिकल, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज़ हिस्टोरिकल। समझे कि नहीं समझे कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन की अपने आप में जो शुरुआत है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स से ही होती है, ठीक है। किस तरीके से आपका समाज था उसी की हिस्ट्री से, फ्रांस की हिस्ट्री से शुरू होती है, कैसा समाज था, कैसा सब, अगर सब चंगा चल रहा होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे कि एक राइटर है अपने पास में, जी वॉन बुलो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, सोशियोलॉजी को साइंस मानने के लिए। इन्होंने कहा सोशियोलॉजी एक अलग साइंस नहीं है, एज अ साइंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिस्ट्री। इन्होंने कहा सोशियोलॉजी हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी हिस्ट्री का ही पार्ट है। द हिस्ट्री प्रोवाइड्स मटीरियल फॉर सोशियोलॉजी। इन्होंने कहा हिस्ट्री ही तो हमें देती है, इतिहास ही तो हमें समाज के बारे में बताता है। अगर हम इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे तो हम समाज के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो इन्होंने कहा इसीलिए सोशियोलॉजी हिस्ट्री से अलग नहीं है, ठीक है, इसी का पार्ट है। द कंपैरेटिव मेथड एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ऑलवेज रिक्वायर डेटा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही सप्लाई कर सकती है, हिस्ट्री से ही हमें पता चल सकता है। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि भैया सोशियोलॉजी वन ऑफ द यंग डिसिप्लिन है, वन ऑफ द यंगेस्ट डिसिप्लिन है, लेकिन मानव समाज तो सदियों से, अरबों खरबों साल से चल रहा है कि नहीं है। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी तो अरबों खरबों साल से चल रही है। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज़ द यंगेस्ट डिसिप्लिन। तो सोशियोलॉजी की जितनी भी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं, ठीक है, समाज के जितने भी ऐतिहासिक एस्पेक्ट्स आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री का डेटा चाहिए, ठीक है। तीसरा रिलेशन कि सोशियोलॉजी स्टडी करता है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, मोड्स ऑफ लिविंग, कस्टम्स क्या हैं, मैनर्स क्या हैं, उनके एक्सप्रेशन और उनकी फॉर्म क्या है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और दोनों ही, हिस्ट्री भी सेम ऐसा ही कुछ काम करता है, क्योंकि हिस्ट्री भी जो है क्या है, इंटरेस्टेड है सोशल स्टडी, सोशल फिनोमिनास के अंदर। अगला, सोशियोलॉजी जो है हिस्टोरिकल डेटा को ह्यूमन सोशल बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए एज अ डेटा काम करता है। यानी कि अगर आपको ह्यूमन सोशल बिहेवियर पढ़ना है, मानव का समाज में क्या बिहेवियर है, ठीक है, आज की डेट में जो बिहेवियर है वो कहाँ से आया, उसके लिए आपको उनकी हिस्ट्री पढ़नी होगी, ठीक है। अगर आपको किसी को जानना है तो आप उसके परिवार का इतिहास जानें, आप उसके कस्टम्स को जानें, किस समाज से वो आया है वो जानें, तभी आप उस व्यक्ति के बारे में और ज़्यादा अच्छे से हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट कर पाएंगे। और वो डेटा आपको कौन देता है, हिस्ट्री देता है, बिकॉज हिस्ट्री रिकॉग्नाइजेज द सोशल कंडीशन इन विच नोटेबल इवेंट हैव बीन टेकन प्लेस। तो हिस्ट्री जो है सोशल कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम हिस्ट्री के अंतर्गत, कि कोई इवेंट क्यों हुआ होगा समाज में। और सोशोलॉजी के अंतर्गत हम यदि किसी को पढ़ना चाहें, किसी समाज के एस्पेक्ट को पढ़ना चाहें, तो देखते हैं कि उस समाज का क्या इतिहास रहा होगा। तो दोनों ही इस तरीके से भी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अब दिस लेवल ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस, जहाँ हिस्ट्री और सोशियोलॉजी एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, वहाँ पर एक और हमारे महान
आप कहेंगे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं G.E. हॉवार्ड। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशियोलॉजी। ये लाइन को याद रखना बेटा, हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशियोलॉजी। पुराने टाइम में समाज कैसे था वही आपकी हिस्ट्री है। और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। क्या हम पढ़ते हैं? मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी में आप रीसेंट पास्ट पढ़ते हो, प्रेजेंट हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। ये कोट आप याद रखना, G.E. हॉवार्ड का कोट है ये। जॉन शेले कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट। अगर बिना समाजशास्त्र के आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं है। एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। अगर आप बिना इतिहास जाने समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि आपने रूट्स को नहीं पढ़ाया, आप उसकी जड़ तक नहीं पहुँचे हो। क्योंकि हिस्ट्री जो है सोशियोलॉजी की जड़ है बेटा, जड़, रूट प्रोवाइड करती है हिस्ट्री। इतिहास जो है रूट प्रोवाइड करता है, तभी सोशियोलॉजी आपकी आगे बढ़ती है। तो ये दो कोट्स हैं भयंकर वाले, ऐसे फेंक के मारना पेपर में, ठीक है, कि आपका जो एग्जामिनर है ना उसका सर चकरा जाए, बोले कहाँ से पढ़ के आया है ये। और फिर आप नीचे लिखाना कि टॉट बाई रमा मैम, ठीक है। मतलब ये मत लिखना, खैर जब आपका पेपर निकल जाए उसके बाद भले ही आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं तो चाहूँगी कि आप बिल्कुल बोलें ताकि बाकी सबको भी पता चले कि आप कहाँ से पढ़े हैं। अब आगे चलते हैं, तो ये सब यहाँ पे और लिख लेना भैया, ठीक है। ये आपको एडिशनल डेटा दिया है। हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स, देयर कॉजेज एंड देयर इंटर रिलेशंस, इट इंक्लूड सर्वे ऑफ कंडीशन। हिस्ट्री के बारे में बेसिकली हिस्ट्री क्या है, कैसे है, ये पहली 3 लाइन हिस्ट्री को ही समझाती हैं, हिस्ट्री क्या करती है। और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। सोशियोलॉजी डिपेंड है हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि अगर आपको पास्ट इवेंट की स्टडी करनी है तो आपको हिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, समाज के अंदर पास्ट इवेंट आपको पढ़ने कैसे रहे हैं तो। और अगर हिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो अगर आपको हिस्ट्री का अध्ययन करना है और अगर आपको हिस्ट्री का किसी कल्चर का अध्ययन करना है तो आपको समाज के बारे में जानना पड़ेगा, तो आपको सोशियोलॉजी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा हिस्ट्री वालों को, ठीक है, ऑन द कलेक्शन ऑफ मटेरियल, समझे। तो अगर दोनों ही पास्ट सोसाइटी और एक्टिविटीज़ को समझना है तो हमको हिस्ट्री की हेल्प चाहिए। और सोशियोलॉजी जो है स्टडी सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसी चीज़ की तो स्टडी है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, अगर मतलब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ तो वो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा बेटा, समझे कि नहीं समझे। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम एंशिएंट कस्टम्स पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ लिविंग पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा आप। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको कितना सारा यहाँ पे मैंने लिखा दिया है। अब एक ये व्यक्ति हैं, इनको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, अर्नोल्ड टोनीबी। इनकी एक किताब है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, और एक स्पेंगलर की किताब है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये दोनों ही बुक्स जो हैं बहुत ही वैल्यूएबल हैं इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में, जबकि ये दोनों ही किताबें क्या हैं? हिस्ट्री के बारे में किताबें हैं। पहली तो किताब का ही नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री और दूसरी किताब का नाम है कि वेस्ट का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो इसमें भी पूरा हिस्टोरिकल डेटा और पूरा इवेंट्स वगैरह बताए हैं, ठीक है। तो वेस्ट की सोसाइटी को समझने के लिए ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये सब पढ़िएगा आप आराम से, ठीक है। यहाँ पर अगर हिस्टोरियन चाहे किसी चीज़ को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना तो उसको वहाँ के समाज के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, और इसीलिए वो जो है एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। चलिए आगे। अब ये मैंने काफ़ी कुछ बताया हिस्ट्री और इसके बारे में। अब जैसे हिस्टोरियन और बायोग्राफर है, ठीक है, दोनों ही इंटरेस्टेड हैं लाइव्स के अंदर, कैरियर ऑफ फेमस मैंस के अंदर, ठीक है, जैसे कि मिलिट्री, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक और जितने भी लीडर हैं, जितनी भी भाई हिस्टोरियन भी जो है उनके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के, और जो लोग बायोग्राफी लिखते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि सोशियोलॉजिस्ट भैया जो है हमारे वो एकदम अलग है, ये कहते हैं ना मतलब सबसे अलग है। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट जो है इंटरेस्टेड नहीं है, इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी लीडरशिप के अंदर इंटरेस्टेड है, किस तरीके से इन्होंने लीड किया और कौन सा समाज और समाज के अंदर क्या चेंजेस आए इनकी लीडरशिप में, बिकॉज इट इज़ फिनोमिनन दैट अपीयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल ग्रुप, ठीक है। ये एक ऐसा फिनोमिना है लीडरशिप का फिनोमिना
जो कि हर सोशल ग्रुप में कोई ना कोई लीडर होता ही है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं, ये वाली लाइन आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट जो है मतलब हिस्टोरियन जो है नेपोलियन की वॉर में इंटरेस्टेड होगा, वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्टेड होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो है इंटरेस्टेड होगा वॉर एज अ सोशल फिनोमिना में, कि वॉर हुआ तो क्यों हुआ, उसके क्या सोशल कारण थे, ठीक है, क्या सोशल कारण थे, समाज के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अंतरों की, डिफरेंस की बात करते हैं। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी डिफरेंट डिसिप्लिन क्यों हैं, जब इतनी सिमिलरिटीज़ हैं उसके बाद में भी ये दोनों डिसिप्लिन्स आपके इतने ज़्यादा मतलब डिफरेंट क्यों हैं, आप इनको डिफरेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि हिस्ट्री एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करता है, हिस्ट्री पर्टिकुलराइज करता है, इंडिविजुअलाइज करता है साइंस को, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है एक एनालिटिकल साइंस है, यहाँ पे आप एनालिसिस करते हो, यहाँ पर आप देखते हो, स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, कोई मेथड्स लगाते हो, अलग अलग समाज का अध्ययन करते हो। हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करता है यूनिक चीज़ों को, इंडिविजुअल को, जबकि सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट करता है रेगुलर चीज़ों को, कि समाज में हर जगह यही पैट्रियार्की का एस्पेक्ट है, फैमिली का एस्पेक्ट है, फैमिली चाहे यहाँ की हो चाहे जापान की हो, ठीक है, फैमिली का एस्पेक्ट है। समाज के अंदर न्यूक्लियर फैमिली में भी बात करेंगे तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी फैमिली का एस्पेक्ट है, तो वो एज जनरल अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब धीरे धीरे आपकी क्या है न्यूक्लियर फैमिली के एस्पेक्ट आ गए, तो वो इन जनरल आए हैं, सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज इन जनरल हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के इवेंट्स की, हिस्ट्री इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, जबकि सोशियोलॉजी इवेल्युएट करता है, प्रोड्यूस करता है कि कोई इवेंट का जनरलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है। अब डिफरेंसेस में बात करें तो और भी काफ़ी डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं। बेसिकली आपको ये दोनों साइंसेस के बीच में डिफरेंस अगर बताने हैं तो ये 4 डिफरेंस बहुत ही उम्दा डिफरेंसेस हैं। बाकी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड विद द स्टडी ऑफ प्रेजेंट सोशल फिनोमिना विद ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन दी सोसाइटी, समाज में जितने भी जो हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं उन सब की स्टडी करता है सोशियोलॉजी, जबकि हिस्ट्री डील करता है पास्ट इवेंट में, ठीक है। इट इज़ साइलेंट रिगार्डिंग दी प्रेजेंट के बारे में हिस्ट्री कुछ नहीं बताता, ठीक है, जबकि सोशियोलॉजी प्रेजेंट की भी स्टडी करता है, पास्ट की भी करता है, रीसेंट पास्ट की, ठीक है। 5 करोड़ साल पहले मत चले जाना सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी यंग साइंस है, जबकि हिस्ट्री जो है, ठीक है, सोशियोलॉजी की खुद की हिस्ट्री बहुत ही छोटी है, 200 साल भी नहीं हुए इसको भी, ठीक है, जबकि इट इज़ नॉट इवन 2 सेंचुरीज ओल्ड, बट हिस्ट्री जो है एज ओल्ड सोशल साइंस है, 2000 साल से ज़्यादा पुराना जो है इतिहास आपको आज भी मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सोशियोलॉजी एक एनालिटिकल साइंस है, जबकि हिस्ट्री में आप डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं लंबे लंबे। सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है नेचर के अंदर, ठीक है, रेगुलर है, जनरल है, रिकरेंट है, यूनिवर्सल है, ठीक है, जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं कोई वॉर की या बैटल की स्टडी नहीं करते। वॉर के बाद, बैटल के बाद समाज के ऊपर इसके क्या इफेक्ट पड़े, क्या इम्पैक्ट पड़े, या वॉर क्यों हुआ, समाज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वॉर या बैटल हुआ, ये सब चीज़ें सोशियोलॉजी के अंदर पड़ती है। जबकि हिस्ट्री बताता है वॉर क्यों हुआ, ठीक है, वॉर के पॉलिटिकल कारण क्या थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हिस्टोरियन जो हैं यूनिक जो है चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, समझे। आगे चलते हैं, और इसके अंदर सोशियोलॉजी एक जनरलाइजिंग साइंस है, जबकि अगर बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री एक इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है, अपने आप जो है इसको टेबल बना के भी आप बना सकते हैं। सोशियोलॉजी फॉलो करता है सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस, यहाँ पर ह्यूमन इवेंट्स को स्टडी करता है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि हिस्ट्री जो है ह्यूमन इवेंट्स को स्टडी तो करता है लेकिन टाइम और ऑर्डर के हिसाब से करता है, टाइम एंड ऑर्डर के हिसाब से, सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से नहीं करता है, सोशल रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता है, ठीक है, टाइम और ऑर्डर के हिसाब से करता है। एक बार देख लेते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो मेरी मेहनत हो जाएगी बेकार, इतना बोलने का क्या फ़ायदा जब क्लास रिकॉर्ड ही नहीं होगी। चलिए, हो रही है, 1 घंटा हो चुका है, आधा घंटा और लगेगा आपके इस टॉपिक को ख़त्म करने में, ठीक है जी, पढ़ लेंगे अब। हाँ जी, अब बात करते हैं चौथी की। हमने अभी तक क्या क्या किया है, एक बार पीछे मुड़ के देख लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज में हमने आपको जो है यहाँ पे ये देखिए एक एक करके जो है सोशियोलॉजी और अदर साइंसेज की ज्ञान की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, ज्ञान की बूंदें गिर रही हैं। सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज में हम इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के साथ कर चुके हैं, इसके बाद हिस्ट्री, एंड नाउ वी विल मूव टू सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो साइकोलॉजी क्या है पहले तो ये समझने की कोशिश करो, ठीक है।
साइकोलॉजी को हम कई बार साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। एक व्यक्ति के रिलेशनशिप आप देख सकते हो उसके घर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे चल रहे हैं, वो आपको दिखेगा, सोशियोलॉजी में आप उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप सोशियोलॉजी में एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। समझे बेटा कि नहीं समझे? ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर है ये इट इन्वॉल्व्स इटसेल्फ प्राइमरली विद द इंडिविजुअल। सब यहाँ पर हम सोसाइटी की बात नहीं करते, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं प्राइमरीली, ठीक है। इसका इंटरेस्ट हिज और हर की इंटेलिजेंस और लर्निंग, उसके मोटिवेशन, उसकी मेमोरी, उसके नर्वस सिस्टम, उसके रिएक्शन टाइम, होप और फियर के साथ होता है। जबकि सोशोलॉजी का जो रिलेशन है वो सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटर रिलेशन, इंटर कम्युनिकेशन, सोसाइटी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच के ब्रिज को। क्या है ऐसा मैम, अगर आप कह रहे हो कि साइकोलॉजी तो इंडिविजुअल पे बात करता है इन सब चीज़ों पे और सोशियोलॉजी सोसाइटी पे बात करता है, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर इनके बीच में तो कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन रिलेशन है, एक रिलेशन है जिसका नाम है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। कश्मीर टू में कन्याकुमारी, भले ही दोनों बहुत अलग अलग हैं लेकिन इंडिया एज अ टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर हैं, इसीलिए दोनों के बीच में संबंध है, क्योंकि कश्मीर वाला भी इंडियन है और कन्याकुमारी वाला भी इंडियन है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हैं, तो इनके बीच का जो लिंक है वो है सोशल साइकोलॉजी, जहाँ पे जो कि सर्व करता है एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। ये प्राइमरली इंटरेस्टेड है इंडिविजुअल के बारे में, जहाँ पर हम साइकोलॉजी में इंडिविजुअल तो कह ही रहे हैं, लेकिन बट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वे इन विच इंडिविजुअल, अब बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की तो इंडिविजुअल तो होगा ही, लेकिन बात कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी की तो इंडिविजुअल समाज में कैसे बिहेव कर रहा है, यही है सोशल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल इन विच it concern with the way in which individual behaves in social groups, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेव्स इन दी सोशल ग्रुप। एक सेकंड रुक जाइएगा बस, अभी मैं आती हूँ। चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे सोशल साइकोलॉजी की, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है सोशल ग्रुप्स के अंदर, कलेक्टिवली कैसे बिहेव कर रहा है इंडिविजुअल्स के साथ में, दूसरों के साथ में, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट करता है हमको बिहेवियर समझने के लिए कि एक इंडिविजुअल का किसी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर किस तरीके का बिहेवियर है, ठीक है। पर्सनैलिटी को यही चीज़ शेप देती है, एक इंडिविजुअल की सोसाइटी उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। कहते हैं ना कि जिस तरीके के दोस्तों के साथ आप रहोगे, ठीक है, वैसे ही हो जाओगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स हु लिव अराउंड यू। एक कोट है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, और वो 5 पीपल जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं, जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिनकी बातों का आपके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर समझने में मदद करता है, कैसे कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस तरीके के समाज में रह रहा है, उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। विद द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग आस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी को शेप करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरीके के इकोनॉमिकल सिस्टम में वो रह रहा है, किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहा है, किस तरीके की फैमिली में रह रहा है, कैसे उसके रिश्तेदार हैं, किनशिप स्ट्रक्चर क्या है, उनका कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या है,
बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव डालती हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालती हैं। अब जैसे इमाइल डर्कहाइम की एक थ्योरी है, ठीक है, उसको याद कर लेते हैं हम लोग। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं हु सॉट टू एस्टेब्लिश अ क्लियर स्कोप एंड मेथड फॉर सोशियोलॉजी इन हिज वेल नोन स्टडी ऑफ सुसाइड। इसको आप पढ़ेंगे, मैंने आपको जब जो एक बुक दी है, मतलब इन द टेलीग्राम, जो आपकी बुक है ना, कौन सी, ब्लू वाली, हार्लम-बस की, उसमें इमाइल डर्कहाइम की हम थ्योरी ऑफ सुसाइड को पढ़ेंगे एक दिन आने वाले समय में। तो वहाँ पे बताता है, इमाइल डर्कहाइम जी बताते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल के इंटेंशन क्या क्या हो सकते हैं सुसाइड के लिए, ठीक है, सुसाइड के लिए इंडिविजुअल के इंटेंशन क्या हो सकते हैं ऑफ दोज हु कमिट और ट्राई टू कमिट सुसाइड इन फेवर ऑफ स्टैटिक्स कंसर्निंग वेरियस सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज इंडिविजुअल। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि किसी इंडिविजुअल जो सुसाइड कर ली हो जिसने, या जो ट्राई कर रहा हो सुसाइड करने का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ भी चुका है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर ये एक बहुत हॉट टॉपिक था और डर्कहाइम की सुसाइड थ्योरी वाज अ ओपन क्वेश्चन कि भैया ये तो आएगा ही आएगा। सब ने बोला है ना कि वो ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था, या ऐसे वो एक पॉइजनस रिलेशनशिप में था या नहीं था, या उसको काम मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक बता दी उसकी बहुत सारी, है ना। लेकिन डर्कहाइम की थ्योरी जो है, स्टडी ऑफ सुसाइड जो है, भाई आज तक ये प्रूव इन तो नहीं हुआ है कि उसका मर्डर था, प्रूव इन नहीं हुआ है ना, लीगली प्रूव इन नहीं हुआ है, तो अभी तक हम इसको लीगली सुसाइड मान के चलते। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के क्या इंटेंशन रहे होंगे जिसने सुसाइड करी होगी या कमिट करने की कोशिश करी होगी, ये डर्कहाइम की स्टडी ऑफ सुसाइड की थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ सुसाइड की थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं कि क्या इंटेंशन रही होगी, वो इंटेंशन ही तो हमें साइकोलॉजी के माध्यम से पता चलती है। आपको पता है ना, डेड बॉडी का भी माइंड रीड करने के अपने पास में काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं, आपको पता है, डेड बॉडी का भी माइंड रीड कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो डिफरेंसेस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं, ये तो हमने समझ लिया। इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में अंतर आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं कि दोनों ही जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में तो हैं, डिपेंडेंस तो है ही दोनों की, है ना। लेकिन सोशियोलॉजी एक साइंस ऑफ सोसाइटी है, जबकि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पर आप समाज का अध्ययन करते हैं और समाज किसी भी तरीके का हो सकता है, अलग अलग समाज हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर में हम लिमिटेड, यानी कि एक इंडिविजुअल को ही स्टडी करते हैं एक बार में। सोसाइटी की जो यूनिट, मतलब सोशियोलॉजी की जो स्टडी यूनिट है वो सोसाइटी है, जबकि साइकोलॉजी की जो स्टडी यूनिट है वो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। सोशियोलॉजी सोशल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, जबकि साइकोलॉजी जो है मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जबकि सोशियोलॉजी फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल एंगल, जबकि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी और एनालाइज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजिकल एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, अगला पढ़ने की कोशिश, यहाँ तक के समझ में आ गया हो तो एक बार फटाफट से बता दें कृपया करके, तो आगे बढ़ने में फ़ायदा भी है। अदरवाइज़ आगे अगर ज्ञान का जो है प्रवाह सर के ऊपर से जा रहा हो तो अगले सेशन में भी इसको कर सकते हैं। हाँ भाई बताइए। चलिए फिर पढ़ते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी से याद आया, एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के येसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपका कोई मित्र है, ठीक है, महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, आपका कोई भी मित्र है जो आपके साथ में पढ़ता है लेकिन उसका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो आप उसको चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं उसके साथ, और उसको बोल दीजिएगा कि भैया जो है सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, काफ़ी सारे देशों में, काफ़ी सारे, ठीक है, नॉट ऑल बट काफ़ी सारे देशों में इनकॉर्पोरेटेड है आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजी बोले तो मैम आर्कियोलॉजी क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन एवोल्यूशन को बताते हैं, ठीक है।
फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, कल्चरल हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, उससे भी रिलेटेड है, और स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यानी कि जैसे हम सिंपल सोसाइटी कहते हैं उससे भी रिलेटेड है। हमारा कंसर्न इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वाला है, ना कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, ये सब से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल, क्योंकि कल्चर इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, इनकी हम बात करेंगे और इनकी हम स्टडी देखेंगे सोशोलॉजी के साथ में क्या अंतर हैं, क्या इंटर रिलेशनशिप हैं, क्या कनेक्शंस हैं। तो जहाँ हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि सोशोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की है, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी हमें बताती है स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटीज़। याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है, भूल ना जाना। चलो, जैसे कि हमने पहले देखा, हर डिसिप्लिन की अपना एक इतिहास होता है, हर डिसिप्लिन की अपनी एक जर्नी होती है, ठीक है। जैसे कि सोशोलॉजी की जर्नी एज अ डिसिप्लिन 200 साल पुरानी है, वैसे ही सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हुआ। ये उस समय हुआ जिस समय वेस्टर्न ट्रेंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ में, जहाँ पर यूरोप ने दूसरे कंट्रीज़ को क्या कर रखा था, यूरोपियन सोसाइटीज़ ने नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को कॉलोनी बनाया हुआ था, उस समय पर अपने वेस्टर्न ट्रेंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजा गया टू स्टडी द, ठीक है, थॉट ऑफ एग्जॉटिक, बार्बरिक एंड अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़। हमारी ये नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को क्या समझते थे, ये समझते थे कि हम लोग बार्बरिक हैं, ठीक है, ट्राइबल्स थे हमारे यहाँ पे, या फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करें या अफ्रीका में बात करें, एग्जॉटिक थे। एग्जॉटिक का मतलब ऐसी चीज़ें जो जनरली आसानी से नहीं मिलती हैं, होते ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, ठीक है, ये हमको अनसिविलाइज समझते थे। तो हमारी स्टडी करने के लिए इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्रेन किया और फिर नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ में भेजा। अब ये तो बहुत अनइक्वल रिलेशनशिप हो गया ना, उनके बीच में जो लोग पढ़ रहे हैं और जो उनके बीच में जिन लोगों के ऊपर पढ़ा जा रहा है, यानी कि स्टडी करी जा रही है, क्योंकि स्टडी करने वाला वेस्टर्न है, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ट्रेंड है, और जिसके ऊपर स्टडी करी जा रही है उसको ये पहले से ही थॉट बना के आए हैं, प्री बायस्ड बना के आए हैं, बायसेस बना के आए हैं कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, बार्बरिक हैं, एग्जॉटिक हैं। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, टाइम आया, बदला, एंड वी हैव द अर्स्टवाइल नेटिव्स बाय दे इंडियंस और सुडानीज, नागाज, संथल्स हु नाउ स्पीक एंड राइट अबाउट देयर ओन सोसाइटीज़। धीरे धीरे हमने देखा कि इंडिया के लोग भी जो हैं अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री बताने लगे। हमारे यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे। नागाज और संथल लोगों का इतिहास भी हमने लिखा और पढ़ा। तो हमारे यहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सूडान वगैरह में भी काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने पास्ट को डॉक्यूमेंट किया, एक एक डिटेलिंग करी हमारी सिंपल सोसाइटीज़ की, और यहाँ पर जो है साइंटिफिक फैशन में दिया उनको, ताकि पूरी दुनिया उन्हें पढ़ सके। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी वेस्टर्न जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए थे वो कंपेयर कर रहे थे सोसाइटीज़ को विद दी वेस्टर्न मॉडल। इसीलिए तो हमें अनसिविलाइज्ड बोल रहे थे, क्योंकि वो हमें कंपेयर कर रहे थे वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटीज़ से, क्योंकि उनके लिए वही एक बेंचमार्क था। धीरे धीरे जब बदलाव आए तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बदला, रीडिफाइन हुआ, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का नेचर भी धीरे धीरे बदल गया। मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी के मैंने आपको पूरे नोट्स दे रखे हैं। मॉडर्निटी में क्या देखते हैं हम, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखते हैं, मॉडर्निटी के अंदर हम कम्युनिज्म देखते हैं, कैपिटलिज्म देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं, और हम देखते हैं कि मॉडर्निटी में छोटे छोटे विलेजेस जो हैं वो भी ग्लोबल प्रोसेस के द्वारा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टेड होने लगे। और हमने इसका सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल देखा कॉलोनियलिज्म में, ठीक है, कि कॉलोनीज़ में भी क्या हुआ कि छोटे छोटे जगह जो हैं वो भी कॉलोनियल शासकों की वजह से क्या हैं, एक्सपोज हो गई टू द वेस्टर्न कल्चर। भारत के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिमोट विलेज, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंतर्गत उस समय लॉ में वहाँ पर लैंड लॉज आए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन किया गया, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ डाली गई, ठीक है, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए वहाँ पर भी जो है हिल स्टेशंस पे उनको भी जो है स्टेशन पोस्ट बनाया गया। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल प्रोसेस जो आज की डेट में हम देख रहे हैं वो और ज़्यादा बड़ा उस समय, ठीक है, जिस समय जो है हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं या इंडिया
और बहुत सारी ऐसी इंडिया से भी छोटी कंट्रीज़ जो हैं कॉलोनिज्म का शिकार हुई। और इसी कॉलोनिज्म की वजह से जब ग्लोबल प्रोसेसेस बहुत बढ़ गए तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोब श्रिंक हो गया, यानी कि दुनिया छोटी हो गई। श्रिंकिंग ऑफ द ग्लोब इसी को कहते हैं, ठीक है। और आगे चलते तो ट्रेडिशनल स्टडी में जो हम देखते हैं कि सिंपल थे, नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ होती थी, ठीक है। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यही पढ़ा जाता था। आज के डेट में देखेंगे तो सोसाइटीज़ पढ़ी लिखी हैं, इवन गांव वगैरह में भी। आज आपकी डेट में देखिए कि इंडिया में ही 74% ओवरऑल लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो आज की डेट में सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको लिटरेट सोसाइटीज़ मिलेंगी, इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको। और कुछ नहीं है तो मोबाइल फ़ोन तो चलाना जानते ही हैं ना सब, वाईफाई का रिचार्ज मतलब ये अपना इंटरनेट का रिचार्ज करवाना जानते हैं, ठीक है। डिजिटल हो गए हैं, और जब से डिजिटल हुए हैं तब से तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अगर हमें पता चले कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जैसे कि अंडमान आइलैंड में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर जो पहले जब ये बात करते थे कि नॉन लिटरेट सोसाइटीज़, तो आज की डेट में सिर्फ वो एरिया के आधार पर ही कुछ कुछ बचे हैं। जैसे कि अंडमान आइलैंड है, जैसे कि न्यूयॉर्क है, जैसे कि मेलानेशिया है। सोशोलॉजिस्ट यहाँ पर स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की, ठीक है, जहाँ पे फोकस करते हैं सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को, ब्यूरोक्रेसी को, रिलीजन को, कास्ट को, सोशल मोबिलिटी को देखते हैं। जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वहाँ पर उनके ट्रेडिशन को देखते हैं, किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर लोग रह रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रिसर्च मेथड है एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड। लास्ट सेशन में भी हमने एथनोग्राफी की और एथनो मेथडोलॉजी की बात करी थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये जब हम रिसर्च मेथडोलॉजीज़ करेंगे ये सब तब पढ़ेंगे। सोशोलॉजिस्ट जहाँ पर जो है सर्वे मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स और क्वेश्चनेयर्स के मोड से, वहीं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड को यूज़ करते हैं। ये अंतर है दोनों ही चीज़ों में, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी की, है ना। दैट वर बोथ पार्ट ऑफ एंड नॉट ऑफ वंस ओन कल्चर, मतलब अपने कल्चर की भी कर रहे हैं, दूसरों के भी। इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो दूसरों के कल्चर की भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के से डील कर रहे हैं। अर्बन मॉडर्न इंडिया में भी कर रहे हैं, ट्राइबल इंडिया में भी कर रहे हैं, रूरल इंडिया में भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको मतलब डर रहता है कि जो सिंपल सोसाइटीज़ है ना उनका डिक्लाइन ना हो जाए। विद द डिक्लाइन ऑफ सिंपल सोसाइटीज़ धीरे धीरे हमको ये हो गया है कि सोशोलॉजी तो मतलब खैर बढ़ी गई है, सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो तो अपनी स्टडी कर ही रहे, लेकिन क्योंकि अब सिंपल सोसाइटीज़ कम बची हैं, ठीक है, डिक्लाइन हो चुका है काफ़ी सिंपल सोसाइटीज़ का, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है अपनी स्पेसिफिसिटी जो है खो चुकी है, धीरे धीरे खो रही है और मर्ज होती जा रही है सोशोलॉजी से। क्यों? क्योंकि अब सिंपल सोसाइटी नहीं बची ना, अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हो गई हैं, रिलेशंस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, ठीक है, इंटर रिलेशंस कॉम्प्लेक्स हो गए। आप देखिए कि दिल्ली के आसपास के जो गांव थे सब दिल्ली में आ गए, विलेज नेशनल राइट इन द हार्ट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। नोएडा में आप चले जाओ, नोएडा में दुनिया भर के गांव थे, सब बढ़ते 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 नोएडा जो है कितना बड़ा हो गया। अब आप देखो तो वो सिंपल सोसाइटी कहाँ बचेगी, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहाँ हो गई, अब वो सोशोलॉजी में ही मर्ज हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि सोशोलॉजी भी जो है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक अब यूज़ कर रही है, मैक्रो और माइक्रो दोनों ही अप्रोचेस को यूज़ कर रही है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को अध्ययन करने के लिए। और अब जो है इंडिया के अंदर सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई हैं, इतनी क्लोज कि इनमें अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आगे देखो तो फिर भी हमें डिफरेंसेस छांट के लेके आने हैं, तो इतना सब के बाद भी मैं 7 डिफरेंसेस आप लोगों के लिए छांट के लेके आया हूँ कि सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर है। तो सोशोलॉजी एक साइंस है सोसाइटी की, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी साइंस है मैन की और उसके बिहेवियर की, ठीक है, इन दी सिंपल सोसाइटी। स्कोप जो है एंथ्रोपोलॉजी के कंपैरिजन में सोशोलॉजी का ज़्यादा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी सोसाइटी को पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप व्यक्ति को पढ़ रहे हो, तो स्कोप इसका ज़्यादा है, इसका लिमिटेड है भैया, ठीक है। सोशोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी एज अ होल को, जबकि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी को, मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी को। सोशोलॉजी स्टडी करती है सिविलाइजेशन को, वास्ट और डायनामिक को, जबकि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है कल्चर को, सिंपल और प्रिमिटिव कल्चर को, पुराने कल्चर को। सोशियोलॉजी मॉडर्न, सिविलाइज, कॉम्प्लेक्स हर तरीके की सोसाइटी को पढ़ लेती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सिंपल और प्री लिटरेट सोसाइटी को ही पढ़ पाती है, एंशियंट को। समझे कि नहीं समझे? तो एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं क्लुखॉन,
ठीक है, ये कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल एटीट्यूड हैज़ ट्रेंडेड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एंड प्रेजेंट, जबकि एंथ्रोपोलॉजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्योर अंडरस्टैंडिंग इन दी ऑफ द पास्ट, है ना, प्योर अंडरस्टैंडिंग है ये पास्ट की, जहाँ पे हम सिंपल से सिंपल सोसाइटी को, मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी को पढ़ रहे थे। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई वैसे वैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी कम होती गई और सोशियोलॉजी बढ़ती गई। समझे कि नहीं समझे, ये अंतर है इसके अंदर। अब ये देखो मेन सारे हो गए तुम्हारे, है ना, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी बची है। इसको कराने के बाद सोशियोलॉजी डेमोग्राफी और इसके बाद में जो है सोशियोलॉजी और एथिक्स, ये 3 बचे हैं। इनको करेंगे अगले सेशन में, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, अगला सेशन आधे घंटे में करके इनको ख़त्म। ठीक है, मैं आपके लिए आज ही अपलोड कर दूँगा, कल सुबह देख लेना इसको। ठीक है, कल सुबह। ठीक है भाई साहब, सोशियोलॉजी फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एथिक्स और सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी कल सुबह आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आपके कुछ डाउट्स बचे हों तो फटाफट से बता दो मेरे को। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलीवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का आपसे पूछ रहा है, 10 नंबर का 2015 में आया है। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता है इस पे साइकोलॉजी वाला बता ही दिया है मैंने आपको। सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन किस तरीके से डिफरेंट है साइकोलॉजिकल अप्रोच से, तो आपको अंतर बताने हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एज ए साइंस में। ठीक है, सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, ये आपको लिखना है, प्री एमिनेंट स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसमें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताना है। सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है कि नहीं, ये करा दिया है कॉमन सेंस वाले टॉपिक में। यहाँ पर आपको साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन और रेशनैलिटी के बारे में बताना है, ये भी करा दिया है। 2017 में आया है, 2010 नंबर का। ठीक है, और चेंजिंग, डिस्कस दी चेंजिंग इक्वेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री से पूछा है तो 10 नंबर में, साइकोलॉजी से पूछा है तो 10 नंबर में, सीधा आपसे बोल दिया है कि सोशल साइंसेस और सोशियोलॉजी का बताओ भाई, तो आप जो है जितने का भी याद हो वो सब बता डालो। ठीक है, एथिक्स के साथ बता दो, डेमोग्राफी के साथ बता दो, साइकोलॉजी के साथ बता दो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपका कौन सा था भाई, एथिक्स हो गया। ठीक है, डेमोग्राफी हो गया, फिलॉसफी के साथ में बता दो। तो जितने भी हैं ये पूरा टॉपिक 2017 में आया डायरेक्ट। सोचो अब, फिर मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। डिस्कस दी चेंजिंग इक्वेशन, कैसे कैसे चेंज हो रही हैं इक्वेशन। अब मैम कैसे कैसे चेंज हो रही हैं कि मैंने बेटा तुमको हर एक टॉपिक में बताया। पहले आपको बताया कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स कैसी थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कैसी थी, फिर बदली कैसे, धीरे धीरे कैसे बदली, सोशियोलॉजी से कैसे जुड़ी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कैसा था, फिर धीरे धीरे कैसे बदला। ठीक है, ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी कैसी थी, फिर धीरे धीरे कैसे बदली, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी कैसी थी, फिर कैसे कैसे बदली, वो सब आपको लिखना है। चेंजिंग इक्वेशंस लिखनी है आपको। ठीक है, डिफरेंसेस विफरेंसेस मन नहीं पूछे हैं आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा है चेंजिंग इक्वेशंस। समझे कि नहीं समझे, तो सवाल को समझ के फिर लिखना। कंटेंट आपको मैंने दिया ही हुआ है। सोशियोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी के साथ में कंपेयर करवाया है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट 10 नंबर में आता है अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है तो। ठीक है, डायरेक्ट नाम दे के आपको पूछता है तो 10 नंबर में आता है। अगर आपसे कहता है कि सारी की सारी सोशल साइंसेज में बताओ तो 20 नंबर में पूछता है। सोशियोलॉजी इमर्ज हुई यूरोप के अंदर, फ्लोरिश हुई टू बिगिन विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब हुआ जब यूएस के अंदर जो है आपका वो आ गया, इंडिपेंडेंस आ गया। ठीक है, रिफॉर्म्स आ गए यूएस के अंदर। 1776 में यूएस क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और आज़ाद करने में उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। और फ्रांस जब तक आज़ाद ही नहीं था, फ्रांस एज अ पार्ट ऑफ यूरोप, सबसे पहले फिर फ्रांस में क्रांति आई, फिर पूरे यूरोप में पहली। फ्रांस में कब आई, 1789 में। समझे कि नहीं। और यूएसए कब आज़ाद हुआ, 1776 में 4 जुलाई को। समझे कि नहीं समझे। तो किस तरीके से इमर्ज हुई सोशियोलॉजी, ठीक है, विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। अब आपको वही समझा के लिखने का है। और किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वो आपसे पूछा है। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। तुम अगर नहीं लिख पाए अभी तो फिर तुमसे बुरा कौन होगा। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, ऐसा ना बोलो, दिल दुख जाएगा हमारा। अरे तुम देखो इधर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हाँ भाई,
पूरा पढ़ा के ये तो सिर्फ समरी है, समरी पूरा पढ़ाया है मैंने तुमको, समझे कि नहीं समझे? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ जी, अब तो लिख लेंगे क्योंकि आपने दिखा दिया है ना, अब हम लिख लेंगे क्योंकि आपने दिखा दिया है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कैसी। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया आपको, ये भी करा दिया है। ठीक है, 2012 में 30 नंबर का आया था ये उस टाइम पे, है ना। हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल, ये वही है, सेम ही है। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। इसको इलेबोरेट करो, कैसे करोगे? याद है कुछ? याद है? याद है क्या? क्या तुम्हें याद है जो भी मैंने तुमको पढ़ाया था, जो भी मैंने तुमको सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? हाँ मैम, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। आपने एक भैया की कहानी बताई थी, क्या? जॉन शीली, जॉन शीली कह के गया था। ठीक है, अब आधे बच्चे वहीं गायब हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये किसने कहा। ये किसने कहा? जॉन शीली ने कहा हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट, यानी कि फ्रूटलेस, और सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट, यानी कि रूटलेस। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये लिखना है पूरा जो तुमको हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये 2010 में आपसे पूछा जा चुका है। एक एक चीज़ करा रहे हैं मैं आपको। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में 2009 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब लिख सकते हो आप पूरी यूनिट के। ठीक है, अब क्या करना है, 2017 तक के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। 18, 19, 20, 21, 22 पिछले 18, 19, 20, 21 पिछले 4 साल के पेपर उठाने हैं और देखने हैं कि क्या आया है। पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी कल सुबह आधे घंटे में, और समय दीजिएगा मेरे को। 2 सेशन बचे हैं, एक स्कोप वाला और एक कल सुबह आधे घंटे का। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? कमेंट करें, आपके कमेंट काउंट होते हैं, काउंट इन द सेंस कि मैं उनको पढ़ते हूँ और उनके रिप्लाई करती हूँ पर्सनली। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अब अगले सेशन में। टिल देन आप सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, रिवाइज करें पूरी यूनिट को। 172वीं स्लाइड है ये। ठीक है, 172वीं तो पढ़ लेना बेटा। 170 स्लाइड हो गई हैं टोटल इसमें। ठीक है, चलो बाय।